वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की अपनी कैपेसिटी टू डू ऑल दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। गोरख खेल मेरी प्रायोरिटी के ऊपर नंबर 1 पे है। बहुत सारे पानी समंदर में मौजूद हैं और चाचा वो लड़कियां जो ऑब्सेशन में आ जाती है ना आवाज। वीडियो का नशा एक ऐसा नशा है जो बेहतरीन नशा है। उनकी वो जो किसी ने रील में नजर आए ना कौन है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरेश ज़ुहैर। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और इलेक्शन के मामलात पाकिस्तान में हर जानिब जहां जिधर जो बात कर रहा है वो इलेक्शन की बात कर रहा है, इलेक्शन के बाद होने वाली हुकूमत की बात कर रहा है कि हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, किस सूबे में कौन सा वज़ीर आला और किस जमात की हुकूमत होगी। तो आज सब कुछ अब प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से। और अच्छी बात यह है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, डूब ही जाएंगे। इसीलिए इसकी कदर करें और अपने जो काम है वो वक्त पर अंजाम दें ताकि आप कामयाब हो सकें। और वो कहते हैं ना कि बिला वजह डिले नहीं करना चाहिए कि आज का काम हम कल पे डाल दें, सुस्ती से काम लेंगे तो बस फिर कोई और आके आपके लिए नहीं करेगा, प्लेट में रख के आपको नहीं मिलेगा। अगर वक्त पर करेंगे, और जो लोग मैंने देखा लाइफ में ना टाइम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो वाकई कामयाब बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि वक्त है आपकी मुट्ठी में। जब हम रेत उठाते हैं तो रेत जिस तरह से गिर रही होती है वैसे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हमारी मुट्ठी खाली हो गई उस रेत से। वक्त इसी तरह से स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगी मुदस्सिर उन बच्चों की जो कि स्पेशली मैट्रिक के बाद ज़ाहिर है अपनी स्टडीज़ को उस तरीके से तवज्जो नहीं देते हैं और बस फिर वो ऐसा उनका वक्त ज़ाया होता है कि इंटर में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, एडमिशन अच्छा नहीं मिलता है और फिर एज भी निकल जाती है और पढ़ भी नहीं पाते। अच्छा, आजकल एक और बड़ा अच्छा मैंने देखा है कि वक्त गुजरने का मालूम नहीं होता, वो है मोबाइल। बिल्कुल, सेल फोन पे आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, घंटों पूरा दिन गुजार लेते हैं लोग। और वो कहते थे ना कि अकेले यार रहा नहीं जाता, आजकल तो लोग कहते हैं कि वो अकेले रहें ताकि मोबाइल इस्तेमाल करते रहें। बिल्कुल, तो भाई बेहतर ये है कि मोबाइल के लिए भी एक वक्त रखें कि मैंने दिन में सिर्फ 1 घंटा देखना है, उस पर लगाएं आप लिमिट, जो स्क्रीन टाइम की लिमिट है वो लगाएं ताकि आपको इंटीमेशन मिले कि भाई वो वक्त पूरा हो गया है, तो आप उसका इस्तेमाल कम करेंगे। और यही कामयाबी का मेरा ख्याल है की भी आजकल स्पेशली इस दौर में जो गैजेट्स का दौर है। अब हम शामिल करते हैं जी बड़ी खबर। हुकूमती तश्कील के बाद नई हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान, IMF की कड़ी शराइत और सरमायाकारी के मंसूबों की बरवक्त पायदारी जैसे बड़े चैलेंज का सामना तैयार। मुल्की मईशत पर एक्सपर्ट की राय जानेंगे। ज़राअत का शोबा हुकूमती तवज्जो का तालिब। मौसमियाती तब्दीलियों ने फसलों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से कैसे ज़राअत को फ़ायदा पहुँचाएँ, प्रोग्राम में बताएंगे। साहिल से लेकर तारीख तक, सकाफत से लेकर रिवायत तक, सिंध धरती सयाहत से मालामाल, लेकिन फिर भी यहाँ सयाहत का शोबा तरक्की क्यों नहीं पा रहा। वज़ीर सयाहत से नई जो टूरिज़म पॉलिसी है उस पर बात होगी। और ताज़ा तरीन मालूमात और इत्तलात की फराहमी का सबसे कदीम मीडियम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी, ये तमाम बड़ी खबरें आपने जानी और स्पेशली जो हम लोगों ने ना मुदस्सिर आज मईशत पे बात करनी है, इकॉनमी को लेकर वाकई चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, तो सब ने मैनिफेस्टो से अच्छे डिस्कस किए हैं, लेकिन मईशत को किसने कैसे संभालना है इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड्स पर अगर आएँ तो इस वक्त PMLN जो है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज़, वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी का मामला है। मुस्लिम लीग नून का प्लान बी पर भी काम जारी है। पंजाब में भारी अक्सरियत हासिल करने वाली नून लीग में आज़ाद अरकान की शमूलियत का सिलसिला इस वक्त जारी है। मज़ीद 5 अरकान नून लीग में जो है वो इत्तेहाद उनका हो रहा है, उनके साथ इजहार एतमाद उन्होंने किया उनके ऊपर। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि PP 240 सुहेल खान है, वो भी शामिल हुए हैं। PP 297 से खिज़र हुसैन मज़ारी हैं।
और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी नवाज लीग के काफिले में शामिल हो गए और तकरीबन अब तक 1,34,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर अपने अपने पोस्ट कर चुके हैं मुदस्सिर। बिल्कुल, और अब हुकूमत साजी के लिए ख़ासतौर पर पंजाब में तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन बड़ी क्लियर। अच्छा, आपको पता है ऐसी सिचुएशन में ना मरीम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि जो लोटे हैं उनकी जगह सही वॉशरूम में है। जी, ये इतना वायरल हो रहा है और उस पर आप देखें कि इस वजह से कि जी काफिले ज्वाइन करें, सारे लोग नहीं रुकते, वो तनकीद का निशाना बनाते हैं अपने अंदाज में। आज़ाद हैसियत में जो लोग हैं वो आज़ाद हैसियत अपनी ख़त्म करके मुस्लिम यूनियन की जानिब ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, और जो वाकई हकीकी आज़ाद हैं उनके तो मुस्लिम यूनियन के साथ पहले भी रवाबित थे और वो अब आ भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी जिनको थी वो कुछ जो छोड़ के आ रहे हैं उनको खासा रद्द अमल भी मिल रहा है। और अगले ट्रेंड की जानिब अब बढ़ेंगे तो जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम और रहमान भी ट्रेंड में शामिल हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी सीट के हवाले से जिक्र किया। जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली के नशिस्त छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। कहा है कि PS 129 पर मैं नहीं आज़ाद उम्मीदवार जीता था, खैरात में सीट नहीं चाहिए। उन्होंने कराची के तमाम इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा किया है और इस ट्रेंड में सारिफीन हाफिज़ नईम से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 66,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। लेकिन मैं अब ये बात मुदस्सिर सोच रही हूँ कि इतना पैसा इलेक्शंस पे लगा है, कितना आसान है कह देना कलअदम करार दे दिए जाएं इलेक्शंस। नहीं, कल अदम वाले तो मामला है, किसी का कोई भी ख्वाहिश हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जैसे अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ये नहीं है कि किसी की ख्वाहिश पर आप इंतखाबात के हवाले से ये चीज़ें इस तरह से कहते हैं, ये नहीं मुमकिन है। हाँ, किसी को कबूल है, किसी को नहीं कबूल है, किसी का एतराज़ है, वो एक मुतल्लिका फ़ोरम है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, उसकी चीज़ों को भी आप जाके सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास रास्ता है। लेकिन ये नहीं है कि किसी ने कहा तो अब वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत की तश्कील पाने वाली है और मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल अच्छी नहीं है और नई हुकूमत पर लाजिम होगा कि वो पहले से जारी सरमायाकारी के मनसूबों को मज़ीद पायदार बनाए। इस हवाले से निगरां हुकूमती दौर में SIFC मुतादिद पॉलिसी मुरतब कर चुकी है जिसका जारी रहना ज़रूरी है, मगर इन सब के दरमियान IMF की नई शराइत की तलवार मुदस्सिर अब लटक रही है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खाकान नजीब साहब, जिनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आज सुबह सुबह आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। सबसे पहला सवाल जो कि बेसिक क्वेश्चन है वो यही है कि कितना मुश्किल होगा नई आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआशी चैलेंजेस को संभालना या फेस करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात रियलाइज़ ये करनी चाहिए कि इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो सेंटर स्टेज हैं पाकिस्तान की जो मरकज़ी पॉलिसी है टू मूव फॉरवर्ड एज अ नेशन, एज अ कंट्री। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि याद रखिए कि जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर है लोगों पर वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को कंफर्ट देने के लिए पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसीज़ का इजरा करना है जो मीडियम टर्म हो एटलीस्ट, जिसमें इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने को संभाला जा सके। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब है कि एक बोल चैनल है, दूसरा आए, तीसरा आए, ताकि नौकरियां क्रिएट हों। वो तभी होगा कि नई कंपनियां हों, एडवर्टाइजिंग चल रही हो, पाकिस्तान वाइब्रेंट हो। ये दो चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत को सेंटर स्टेज रखना है जिसने भी आना है। अब ये दोनों आसान काम नहीं है। इन्फ्लेशन आपने पिछले साल भी बढ़ती देखी है, इस साल भी बढ़ती देखी है। ग्रोथ लास्ट ईयर नेगेटिव थी, इस ईयर बहुत थोड़ी सी होगी। अब इस पूरे अगर तनाजुल में देखें तो IMF के प्रोग्राम को करना, आपके बड़े अच्छा उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो करंट प्रोग्राम चल रहा है अभी उसकी कंप्लीशन में ही डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। अभी हमने एक IMF को पुटअप किया कि जी हम एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो सर्कुलर डेट को कम करना है, और चूँकि मैंने खुद ये चीज़ डिज़ाइन की थी और जब हमने ये काम किया था एक दफ़ा 2013 में, IMF प्रोग्राम से पहले कर लिया था, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करती हैं, पर जो फंडामेंटल मसाइल हैं कि एनर्जी सेक्टर में डिस्कोस के इश्यूज़ हैं, टैरिफ के इश्यूज़ हैं, सब्सिडी के इश्यूज़ हैं, लाइन लॉसेस इतने ज़्यादा हैं, ये चीज़ें तो इससे नहीं ठीक होनी। IPPs की पेमेंट के इश्यूज़ हैं। असल बात कीजिए, जुज़ियात पर आइए चीज़ों की और इनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी ये समझता है कि कोई आसान हल एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो आई एम सॉरी कि वो आसान हल नहीं है। अभी थोड़ी सी आपको मैक्रो स्टेबिलिटी मिली है IMF के प्रोग्राम की वजह से, और SIFC के कुछ चीज़ों को जो उन्होंने किया, जो एस्टैब्लिशमेंट ने किया, डी डॉलराइजेशन, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना,
थोड़ा सा होर्डिंग और स्मगलिंग को रोकना, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर गुफ्तगू करना, इससे एक थोड़ी सी इनिशियल स्टेबिलिटी मिली है। द रोड अहेड इज प्रॉमिसिंग, ये नहीं है कि प्रॉमिसिंग नहीं है, बट इट इज वेरी चैलेंजिंग। सो कैन द प्रॉमिसिंग रोड एक्चुअली बिकम अ रियलिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? दैट रिमेन्स टू बी एन ओपन क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला जो चल रही थी, पॉलिसीज उसका लेकर चलना और मुश्किल फैसले, लेकिन एक होते हैं इंतखाबी नारे और इंतखाबी मंशूर, दूसरा होता है हकीकत। एक जमात ने कहा वो 200 यूनिट, दूसरी ने कहा 300 यूनिट। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट भी आपके सामने, जिस तरह एनर्जी क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि जो इंतखाबी नारे थे वो हकीकत हों और लोगों को ऐसा कुछ मिल सके? So this is a seriously important question जो आपने पूछा है। देखिए, मैं इसको अगर थोड़ा जैसे कहेंगे रियलिस्टिकली इसका जवाब दूं, पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को करना ज़रूरी है, बिकॉज उन्होंने अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करना है और इससे ज़्यादा एक एस्पिरेशन क्रिएट करनी है। मैं इसको एस्पिरेशनल गुफ्तगू कहता हूँ, ताकि लोग जो है ये उम्मीद रख सकें कि आने वाला दिन जो है हमारे लिए बेहतर है। हम अपनी कौम को उम्मीद के बगैर तो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या होने वाला है। वो बच्चे ये देखना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तालीम के बाद या हमारी ज़िंदगी में हुनर सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सो ये एस्पिरेशनल नारे हैं। इसको इस तरह लीजिए कि एनर्जी सेक्टर बहुत डिस्टर्ब्ड है, गैस कंपनीज भी, गैस के स्ट्रक्चर्स भी, पावर कंपनीज भी, पावर का स्ट्रक्चर भी। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको हल किए बगैर कुछ नहीं होगा। अब उनकी जुजियात में जब जाएंगे तो वो ये रियलाइज़ करेंगे कि खाली कीमतों को संभालना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद द नेशन, जो आने वाली हुकूमत है या ये जो आउट गोइंग केयर टेकर सेटअप है, अभी इसने एक बड़ा फैसला ये करना है कि पाकिस्तान के जो गैस के निर्ख हैं जो कि तब्दील कर दिए हैं, और ओगरा ने अपनी नोटिफिकेशन जो उन्होंने की है, जो डिटर्मिनेशन की है, उनको पास थ्रू कैसे करना है। सो लेट्स बी रियलिस्टिक नाउ। इनको हल करने के तरीके एग्जिस्ट करते हैं। हल करने के तरीकों की जहाँ तक बात है और चीज़ों को संभालने की बात है, वहाँ मैं आपसे थोड़ा सा SIFC का जो प्लेटफॉर्म है उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी इम्पोर्टेंस पर, उसकी सिग्निफिकेंस पर बात करना चाहूँगी कि ये भी तो एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा ना इस गैप को कवर करने के लिए, और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है। तो आई एम ग्लैड मैडम आपने ये सवाल पूछा। देखिए, लोगों को समझाना पड़ेगा कि SIFC के जो एक्शंस हैं वो कई स्टेजेस पे एक्ट करते हैं। देखिए, एक तो ये है कि पहली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काउंसिल उसका नाम है, तो समझा ये जाता है कि वो दुनिया भर से एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को पिच कर रही है, जो कि कर रही है। UAE के साथ कोई मुआहदे किए, जिसको MOUs कहते हैं, कोशिश रेकोडिक की हुई, सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत चल रही है। ये क्यों चला? इसलिए कि सऊदी हिज रॉयल हाइनेस ने पाकिस्तान को ये कन्वे किया कि हम जब काम करते हैं तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कबातें हैं वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। 19 में बात हुई थी, 2019 में कि हम रिफाइनरी लगाएंगे, आज बात कर रहा हूँ नहीं लगी। सो एक तो ये किरदार है। दूसरा, आई थिंक कि वो इससे बढ़ के काम कर रहे हैं, और वो ये है कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें रुक जाती हैं, जो चीज़ें सहम जाती हैं, जो चीज़ें सहम, मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रोल है। SIFC चूँकि एक्ट कर सकती है और उसके फैसले उस तरह चैलेंज नहीं हो सकते, तो वो उन चीज़ों को पुश कर देती है, चाहे वो कोई एनर्जी सेक्टर में हो, कोई और प्राइवेटाइजेशन की इश्यूज फंसे हों, कोऑर्डिनेशन हो। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन की देखें बहुत गुफ्तगू होती है। SIFC एक मैकेनिज्म है कि वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करे, बट इन द लॉन्ग रन SIFC को भी ये समझना है कि पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इंडक्ट किए बगैर, टू सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस, टू सॉल्व द बजट इशूज़, टू इंश्योर कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की रजीम को ठीक किया जा सके। खाली क्लॉक्ड आर्टरीज को आप बाईपास तो कर सकते हैं, पर एक्चुअली तो जाकर उनको खोलना है ना। पाकिस्तान को डीरेगुलेट तो करना है हमने, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमने PIA के डेट्स को शिफ्ट करना है, हमने PIA को कैसे तैयार करना है कि हमें उससे मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सके। इन सब के लिए PIA की बात की तो डॉक्टर खाकान, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हम लोगों ने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की बात भी सुनी थी कि वो भी होने जा रही है। पता नहीं अब वो कब तक इस प्रोसेस को देखा जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देना चाहती, और ये जो ट्रस्ट एक उनका ख़त्म हो चुका है कि उनको लगता है कि हमारा पैसा जो है वो शायद किसी की जेबों में ही जाएगा या किसी के अकाउंट्स में जाएगा, वो काम पर नहीं लगना। इस ट्रस्ट को दोबारा बहाल करने के लिए कोई इंसेंटिव्स दिए जाएं कि लोग खुद से कहें कि हाँ भाई हम टैक्स पे करना चाहते हैं, टैक्स नेट में आना चाहते हैं। ये क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा है, कैसे होगा?
मैम आपने बड़ी ज़बरदस्त बात सामने रखी। कल मैं एक पर्चा लिख रहा था इंटरनेशनली टैक्सेशन पर ही, तो उसमें मैंने एक जुज़ जो लिखा वो डिजिटाइजेशन के बाद ये था कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनका एक बड़ा काम ये है कि वो ट्रस्ट ऑफ द पीपल गेन कर सकें, वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो टू द पीपल ऑफ देयर कंट्री, और वो फिर ऐसे सिस्टम्स क्रिएट कर सकें कि लोगों को ट्रस्ट हो कि जो उनका टैक्स है वो ही नहीं दे रहे, देयर इज़ इक्विटी, आप भी उतना ही दे रही हैं जितना आपका ड्यू है, मैं उतना दे रहा हूँ जितना मेरा ड्यू है, मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये सब टैक्स नेट में। सो आपकी बात ये दुरुस्त है, लोग टैक्स नहीं देना चाहते, टैक्स कल्चर क्रिएशन नहीं हो सकी पाकिस्तान में। हर कोई ये समझता है कि मैं अपने टैक्स को बचाकर ये मुल्क चला लूँगा। ये मुल्क चलेगा नहीं मेरे दोस्त बगैर आपके कंट्रीब्यूशन के जो आपसे ड्यू है, क्योंकि आप वो रोड इस्तेमाल करते हैं, आप वो डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, आप वो फॉरेन अफेयर्स इस्तेमाल करते हैं, आप वो सोशल जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं और आज भी हैं, हमारे जो अस्पताल चलते हैं, जो भी मयार तालीम है वो भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये इसको समझिए, ये आपकी बात में इतना वज़न है कि मैं इसको जितनी ज़ोर से कहूँगा वो कम होगा। दूसरी तरफ देखिए ना, अब आप कहते हैं टैक्स रीवैम्प करना है स्ट्रक्चर, ठीक है, आप बहुत सी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, पर एक खुदारा एक बड़ी सादी सी चीज़ कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज द पर्सन बिहाइंड द गन, इट इज़ नॉट द गन अलोन। जब आपने टारगेट हिट करना हो, आप 5 साल 6 साल देखेंगे तो हमने 7-8 FBR के हेड्स तब्दील कर दिए होंगे। एक FBR का हेड लाइए, उस खातून को या उस हजरत को ये कहिए कि अगले 5 साल में आप उससे क्या चाहते हैं। आप ये रीस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं, आप ये टैक्स टू GDP तब्दील करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर जिससे टैक्स लेना चाहते हैं, ये करके तो देखिए ना एक दफ़ा। आज तक आपने जब भी राइट पर्सन एट द राइट जॉब किया है तो आपको उसके फ़वाइद भी मिले हैं। हम IMF का प्रोग्राम कर रहे थे, हमने टीम बनाई, हमने IMF का प्रोग्राम किया, मैं कलीदी तौर पे इन्वॉल्व था उस प्रोग्राम में। तो मुझे याद है कि मैं हर सेक्टर में कोशिश करता था कि प्रोफेशनल जो है उसको फ़ोन करके कहूँ कि आप बताइए क्या करना है। हम ये कर नहीं पा रहे और बहुत बड़ी ये इंस्टीट्यूशनल डिबेट में उलझ के एक यहाँ जो आप बात कर रहे हैं ना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब वाले, लेकिन एक चीज़ में यहाँ पर है कि पाकिस्तान में इदारे जो हैं उनकी सिचुएशन, जैसे PI का एक ज़िमरन जिक्र हुआ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा अब ये फोकस हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। प्राइवेटाइजेशन होगी, बहुत से बड़े इदारों की जो हमारे लिए बोझ भी बन रहे हैं, मुश्किलात भी हो रही हैं। तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन भी हल है? उसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम इस जानिब जाएं और ये इदारे प्राइवेट हों और हालात बेहतर हों? देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो पनेशिया नहीं होती या एक चीज़ का हल नहीं होती। प्राइवेटाइजेशन विदाउट द राइट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स प्रोबेबली विल नॉट वर्क। प्राइवेटाइजेशन के अलावा स्टेट कैपेसिटी होती बहुत अच्छी इदारों को चलाने की तो चला लेते। अब स्टेट कैपेसिटी अगर मिसिंग है तो इसका आसान हल मैं हमेशा कहता होता हूँ समझने के लिए, टेलीकॉम सेक्टर को देख लीजिए। मैं पेरिस से भी कई दफ़ा आपसे बात करता हूँ, लाहौर इस्लामाबाद से भी करता हूँ। जब भी करता हूँ मैं अमूमन डर रहा होता हूँ कि बिजली ना फ्लक्चुएट कर जाए, पर शायद इतना नहीं डरता कि पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो ठीक ही है, 2-3 ऑपरेटर्स हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। सो इससे समझ लीजिए कि बिजली सरकार के पास है, टेलीकॉम को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी में डाला हुआ है, सो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। पर प्राइवेटाइजेशन आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम आज जाएंगे PIA को बेच आएंगे, ऐसा होने नहीं लगा। बी वेरी रियलिस्टिक। सिर्फ उसके डेट्स की क्लियरेंस जो है वो ही एक बड़ा मरहला होगी, फिर PIA की बाइफरकेशन, ये 2016 में भी हमने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दी थी कि यही मॉडल है उसका, उसको प्रॉपरली हैंडल करना। प्राइवेटाइजेशन कमीशन की अपनी कैपेसिटी टू डू ऑल दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर हम PIA को उस तरह तैयार कर सकें, गवर्नमेंट फुली बिहाइंड हो और थोड़ा सा मैक्रो एम्बियंस पाकिस्तान का ठीक चल रहा हो कि लोग चाहें कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, दे कैन सी के नेक्स्ट 5 years आर अबाउट गुड पॉलिसी, अबाउट साउंड इकोनॉमिक्स, अबाउट एन IMF प्रोग्राम, फिर आप जाकर ये करेंगे। उसके बाद जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि ओपन स्काई पॉलिसीज कैसे चलेंगी सारी, वो अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उसके बगैर PIA को नहीं ऐसे चला सकते कि आप कहेंगे सिर्फ प्राइवेटाइज हो जाएगी। एनर्जी इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बिल्कुल आपने सही कहा खाकान साहब। अब ज़रूरत इस समर की है कि जो भी नई हुकूमत तश्कील पाए वो तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की राय को बिल्कुल तरजीह दे, और उसके अलावा जो SIFC है उसकी पॉलिसीज़ को भी कंटिन्यूशन जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में जो मुआशी पहिया है ना वो बेहतर तरीके से चल सके और एक इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी जिसकी मैशत ज़रूरत है उसके हवाले से काम हो सके। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच।
और हमें अब हुकूमत के चैलेंजेस जो हैं उसमें मईशत ही है। जो मैंने अब सवाल किया था कि 300 और 200 यूनिट, बड़ा रियलिस्टिकली जवाब दिया है डॉक्टर खाकान नजीब ने कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और इस तरह से मुमकिन नहीं। हाँ, होप ज़रूर होती है और उस होप पे 5 साल पिछले भी हमने गुजार दिए हैं। ना शायद सच समझ लेते हैं जी, बिल्कुल सीधे ब्रेक लेते हैं जी, एक ब्रेक। अच्छा वैसे मैं ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन मुदस्सिर वैसे मैं एक बात सोच रही थी, आपने इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर भी किया है, सब जमातों के मैनिफेस्टो भी देखी, आपको किसका बेहतर लगा? मैनिफेस्टो तो सबके बड़े अच्छे थे, लेकिन वो मैंने तो एप्लीकेबल कोई था? मैं 1988 से मैनिफेस्टो ही देखता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ। मुझे नहीं कोई मैनिफेस्टो ऐसा लगा कि जो एप्लीकेबल हो। वो सारे जुबानी कलामी दावे होते हैं, हकीकतन कोई क्या करता है ये वक्त ही बताता है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में सनतें तबाहाली का शिकार हैं। एक आम छोटे पाकिस्तानी सनतकार के मसाइल इतने ही संगीन है जितने बड़े जो बिलियनियर सनतकार हैं उनके। कुछ ये शिकवा करते हैं कि हालिया 3-4 सालों में टैक्स रिटर्न पॉलिसी वापस लेने के बाद हमें शदीद नुकसान हुआ है। कुछ कहते हैं कि जो IMF पॉलिसी ने बर्बाद कर दी है। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा मुश्तरका शिकवा ये है कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत, चाहे वो माशाल्लाह हो, सिविलियन जमहूरी हुकूमत, किसी ने भी सनतों का पहिया मुस्तकिल चलाने के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। अब नई हुकूमत बनने जा रही है और हर बार की तरह इस बार भी नए आने वालों से कुछ उम्मीदें लगाई गई हैं। जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मारूफ सनकार भी हैं। इसके अलावा KCCI के साबिक सदर भी हैं मोतीवाला साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, हर बार हम देखते हैं कि सनतकारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी के साथ हुकूमतें तश्कील पाती हैं, मगर उनके जाते वक्त हमेशा सनतकार खाइफ, नाराज़ दिखाई देते हैं। क्या पाकिस्तान में सियासी, सरकारी, हुकूमती तरजीहात पर मुतमिन हैं आप लोग? देखिए, मैं समझता हूँ अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, उसने जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया, उसके तहत उन्होंने बहुत सारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दिया। उन्होंने पावर, इलेक्ट्रिसिटी के रेट इतने बढ़ा दिए कि चेयरमैन ने ना पड़ा कि इंडस्ट्रियल कंजप्शन जो है ना, इट्स गोइंग डेंजरसली लो। ये नेपरा के चेयरमैन ने कहा, मैंने नहीं कहा। अगर आप 3 गुना 2.5 गुना अगर रेट बढ़ा देंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्सपोर्ट भी सफ़र किए हैं, खास करके वो एक्सपोर्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलती हैं, यानी टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, और जो चीज़ें जिसके साथ ये जुड़ी हुई होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो ये उन्होंने बिल बढ़ाया। फिर गैस के रेट इतने बढ़ा दिए, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 137% इंक्रीज इन गैस प्राइसेस। ये दोनों चीजें, और उसकी दस्तियाबी भी नहीं है। 137% का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम 40% जो है ना, उसका जो है ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट कर सकते हैं तो वो कम्पीट कर नहीं सकते। तो उसके साथ जो है ना, वो हम आगे जब उसको देखने जाते हैं, अगर हम तमाम सिनेरियो में देखें तो आपकी मिनिमम वेज बढ़ी, चले वो तो महंगाई बढ़ गई, आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% हो गया काइबोर का। हमने इनसे 12 का कि इन्फ्लेशन जब नीचे जा रहा है तो ट्रेंड के लिए आप इसके रेट को कम करें। आपने रीफाइनेंस के रेट को भी बढ़ा दिया, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज गॉन अप लाइक एनीथिंग। और अनकॉम्पिटिटिव हैं आज जो बड़े लोग हैं। आज मैं बात कर रहा था, उनको महीने के करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अगर आप 137 का मतलब किसी अगर 20 करोड़ का बिल है तो 50 करोड़ का हो गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस सिनेरियो। तो ज़ाहिर है बहुत सारा किया, लेकिन एक बात है कि इंडियन गवर्नमेंट रिसेप्टिव थी, हमने बात की उनसे। कल भी हमारी बात हुई है, तो जो है ना उन्होंने कहा जी हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम IMF के साथ इसको कुछ न कुछ करके हम वापस उसको 9 सेंट्स पे ले आए। अभी तक हुआ नहीं है। तो हम नहीं समझते कि हमारा एक्सपीरियंस जो है, जो गवर्नमेंट जारी होती है, अगर वो ऐसे इक़दाम करके जाती है जिससे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, तो जाहिर है हम जो है ना वो नाराज तो होंगे। वो तो हमारा हक है और इसीलिए हम हो रहे हैं। तो इनको जो है ना, इनको देखना चाहिए कि हमारे आर्क राइवल्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल एरिना में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग है। मैंने 12 कहा उनसे कि देखिए आप एक काम करें, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी अपॉइंट करें और आप कंपैरेटिव चार्ट बना लें कि आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, आम क्वालिटी। मोतीवाला साहब, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की आप जो बात करें, अभी चंद माह पहले तो गैस की कीमतों का मसला खड़ा हुआ, इससे पहले बिजली की बंदिश का मसला, और इससे पहले टैक्स रिटर्न का मसला, और इससे पहले भी
जो है कोविड का मसला है, यानी कि पिछले 4-5 साल हो गए हम मसाइल से निकल नहीं रहे, तो तरक्की फिर कैसे होगी? मैं समझता हूँ कि IMF का नाम लेकर हम हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप देखें गैस की प्राइसेस की मैं बात करूं, वो ये कहते हैं जो हमको जो उन्होंने जवाब दिया गवर्नमेंट ने कि हम IMF जो है वो सब्सिडी देने से मना करता है। मैंने कहा ये अच्छी बात है, IMF अगर मना करता है सब्सिडी देने से, सर्कुलर डेट क्रिएट होता है इसलिए मना करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताएं, मैंने इनसे पूछा सरकार से, अरबाब इख्तियार से, कि सब्सिडी क्या आप जो हमें देते हैं वही सब्सिडी होती है या क्रॉस सब्सिडी भी कोई चीज होती है? यानी आप अगर आज देखें, हमने उनसे कहा कि जो ओगरा के डिटरमिन्ड रेट हैं 1358 रुपए, वो हम देने को तैयार हैं। आप हमसे जो दूसरों को सब्सिडी दे रहे हैं वो हमसे लेकर आप कैसे दे सकते हैं? इंडस्ट्री को मफलूज करके, इंडस्ट्री को क्रिपल करके आप ये कहते हैं कि जी हमारे को रेट को देना है। आप उसको देखें कि उन्होंने जो है ना फर्टिलाइजर को जो सब्सिडी देते हैं वो इंडस्ट्री के ऊपर उसका बोझ डालते हैं, यानी सब्सिडाइज करते हैं लेकिन क्रॉस सब्सिडाइजेशन के थ्रू। डोमेस्टिक को का सब्सिडी देते हैं वो हमारे से लेके देते हैं, सर्कुलर डेट की जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमसे लेके देते हैं। तो ये तो आप मतलब खड़े रह के आप एक मतलब खुला तजाद है ना ये, कि आप अगर ये कहें कि जी सब्सिडी दे, क्या तो IMF ये कहती है कि आप इंडस्ट्री से लेके सब्सिडी दे दे, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये अगर आप सारी बातें देखें, वाकई 4 साल से जो है ना वो इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में बड़ी जुबाहली का शिकार है। और आप कोविड के बाद देखें, फिर पीरियड आया, फिर गैस की शॉर्टेज आ गई, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स आ गए और उसके रेट टैरिफ के मसले आ गए, फिर आपके इंटरेस्ट के हवाले से मसले आ गए। अभी तक हम उससे निकल नहीं पाए और इंडस्ट्री को जैसे चलना चाहिए। कौमी असेंबली के कितने ऐसे जुबैर साहब इजलास याद है जिनमें मसाइल पर बात हुई? और पता है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले इजलास तो बार बार देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। कि आप ये मानते हैं कि सियासी रस्साकशी के जो 22 असल मसाइल हैं वो दब जाते हैं? देखिए, असेंबली जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है उनकी पॉपुलेशन की, उसके लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है। क्योंकि सारे लोग तो एक जगह बैठ के तो काम नहीं कर सकते, इसीलिए इलाकों को बांट कर आप इलेक्शन करते हैं और आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहां जाके असेंबली में बैठता है। उसका जो फंडामेंटल मकसद है, यानी बुनियादी जो उसका काम है, वो ये है कि लोगों के मसाइल को हल करना, लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। लोगों के लिए जब आप रोजगार की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती नौकरियां तो देगा प्राइवेट सेक्टर। अगर आपके प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप उसके अंदर इंडस्ट्री को चलाएंगे नहीं और आपकी नीयत नहीं उसको चलाने की, तो मुझे आप बताएं मेरी बात कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वहां बैठ के ये पूरा टाइम यही करें कि जी इसने ये बोला, उसने ये बोला, उसको मैंने बुरा भला कहा, उसने मुझे बुरा भला कहा। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियों का जो काम है वो जो हम देखते हैं तो बहुत कम ऐसा काम होता है जो कि जिससे मुल्क की मदद हो, जिसके मुल्क के लोगों की मदद हो। होना तो ये चाहिए कि जो है ना ये जब आप इनसे आप जब बैठे हैं असेंबली में तो जो जेन्युइन बात है, जो बात मेरिट के ऊपर है, कि अब सबसे पहली बात क्या है कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना है, उसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार असेंबली के पास ये है कि ऐसी फजा पैदा करे जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें लोग अपनी सरमायाकारी करें और उससे इंडस्ट्री लगे, उसके अंदर लोगों को रोजगार मिले और लोगों का चूल्हा पानी चले, जिससे जो है उनका चूल्हा जले, रोटी मिले। वो काम जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ये असेंबलियां जो हैं जिस ऐसन तौर पर करना चाहिए ऐसे नहीं किया कभी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब ये असेंबली आ रही है उनको इस बात का जो उन्होंने जो तकारीर की हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी गैस के रेट हम बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो कौन सा सूरज होगा जो तुलू होगा इस मुल्क में, जो इंडस्ट्री को सही मानों में मदद करेगा। ये बात नहीं समझते कई जो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में आते हैं, ये कहते हैं जी ये पैसे बनाते हैं। अरे भाई पैसे बनाते हैं, पैसे लगा के बनाते हैं। आज दुनिया बड़ी छोटी है, अगर आप नहीं करेंगे मैं कहीं और जाके पैसे लगा दूंगा तो उसका तो आप मुल्क को नुकसान होगा, वो नुकसान को कौन पूरा करेगा? तो मैं ही समझता हूँ कि मैं ये बिल्कुल हरगिज नहीं कहता। सही। अच्छा, अगर हम अब नई हुकूमत आ गई है, उसकी अपनी तरजीहात हैं, मसाइल भी हैं, आप इन नई हुकूमत को कौन से 3 बड़े मशवरे देना चाहेंगे जिससे सूरत हाल बेहतर हो सकती है आप समझते? सबसे पहले मेरा मशवरा ये होगा कि आप कंसिस्टेंसी अपनी पॉलिसीज में ले आए। ये जो हम
हम जो आज जो माल बेचते हैं अमेरिका के अंदर, उसको हम 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। 6 महीने के लिए हम उनके पास बुक होते हैं कि 6 महीने तक आप ये माल सप्लाई करेंगे। अगर हमारी जो कंडीशंस है उसमें ±5% होता है, ±10% हो सकता है, इससे ऊपर हमारे पास रूम नहीं होता। तो मेरी गुजारिश ये है नई आने वाली हुकूमत से कि आप एक पॉलिसी दें जो एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, एक पॉलिसी दें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, एक पॉलिसी दें जो ट्रेड पॉलिसी हो। ये पॉलिसी जो है कम से कम 3 साल के लिए होनी चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर वो एक ही तरह की पॉलिसी होगी तो हम अपना समझ के कि अगले 3 साल के अंदर हमारे पास ये पॉलिसी है, इस तरह से ये चलेगी, कस्टम के कवानीन ये होंगे, लेबर के कवानीन ये होंगे, एक्सपोर्ट के कवानीन ये होंगे, इंपोर्ट किस तरह से होगी, एक बाकायदा जामे पॉलिसी होनी चाहिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो पॉलिसी जिसकी मियाद कम से कम 3 साल हो, आइडियल तो 5 साल है, कम से कम 3 साल हो। ये मेरा पहला मशवरा है और इसी मशवरे के अंदर बहुत सारी फलाह रखी हुई है। नंबर 2 मशवरा मेरा ये है कि जब आपने ओगरा नेपरा आपने बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है, इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई हैं जो जिसके अंदर वो बाकायदा हियरिंग के बाद वो फैसला करते हैं कि रेट क्या होना चाहिए, टैरिफ क्या होगा। उनके फैसलों के ऊपर अगर आप फ्रंट लोडिंग करेंगे क्रॉस सब्सिडी की तो ये इंडस्ट्रियां बैठ जाएगी, जो कि हो गई हैं। मैंने जैसे आपको बताया नेपरा का है, तो आप इस ओगरा को और नेपरा की जो बात है जो उन्होंने डिटरमिन करते हैं टैरिफ को, उसको इम्प्लीमेंट करें। फ्रंट लोडिंग का मेरा मकसद ये है कि डोमेस्टिक की, फर्टिलाइजर की, आपकी सर्कुलर डेट की सब जो अखराजात हैं वो यहाँ ना डालें। अगर आपने सब्सिडी देनी है बहुत अच्छी बात है, आप इसको बजट के जरिए से दें। फर्टिलाइजर को सब्सिडी देनी है इसलिए कि अगर किसान को सस्ती खाद मिले, जो कि नहीं मिल रही, मैं उसके अंदर भी बड़ी लंबी डिबेट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अगर आप उसको देना चाहते हैं तो फिर उसको इस तरह से। जुबैर साहब, बड़े मुफीद मशवरे हैं जो आपने, और अल्लाह करे कि जो नई आने वाली हुकूमत है वो इन मशवरों पर भी सोचे और इन तमाम अवामिल पर काम करते हुए कोई ना कोई इसका ना देर पा हल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, जब तक हम किसानों का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक उन्हें खाद पर और दीगर चीज़ों पर, हैप्पी सीड्स पर सब्सिडी नहीं देंगे, तब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी। तो पाकिस्तान में जो नई आने वाली हुकूमत अगर सियासी रस्साकशी में ना उलझे और अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो मरकूज़ करे, तो पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत का शोबा तवज्जो का तालिब है। मौसमियाती तब्दीलियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हमें 10 साल पहले जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाना चाहिए था, जो काम आज तक नहीं हो सका। मुल्क ज़रई है लेकिन मामलात इतने पेचीदा हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत शायद बहुत पीछे कर दी गई है। चौधरी हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। नई हुकूमत आ गई है और नई हुकूमत की तरजीहात भी अपनी हैं, मसाइल भी अपने हैं। क्या समझते हैं कि हुकूमत को किसानों के हवाले से जो मसाइल हैं आपके मेन, उन पर क्या फोकस करना है और सबसे अहम जो मसला इस वक्त किसानों को दरपेश है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो पीडीएम हुकूमत के 16 महीने थे और उसके बाद जो केयर टेकर हुकूमत के कुछ महीने थे, ये ज़राअत के ऊपर इस कदर मुश्किल तरीन महीने गुजरे हैं कि शायद इतना मुश्किल वक्त पाकिस्तान की तारीख में ना आया हो। मिसमैनेजमेंट की इंतहा थी। 3400-3500 यूरिया खाद का रेट था जो कि किसानों को 5000 रुपये फी बैग में भी अवेलेबल नहीं थी। चैलेंजेस बेतहाशा थे, डीजल की प्राइसेस बेतहाशा ज्यादा थी, क्लाइमेट चेंज का एलिमेंट एक अलहदा से था, यील्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना इस टाइम वक्त की ज़रूरत बन चुका था। लेकिन चूंकि ज़राअत तरजीहात में शामिल ही नहीं है, कहा तो ये जाता है कि हम एक ज़राई मुल्क है और हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन ज़राअत के ऊपर फोकस हमारा सबसे कम है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जैसे ये हुकूमत तश्कील आती है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो या PDM 2 हो, ये सबसे ज्यादा फोकस ज़राअत पे रखना चाहिए, क्योंकि ज़राअत ही वाहिद सेक्टर है जो इस मुल्क को बहरानों से 6 महीने के टाइम के अंदर निकाल सकता है। अभी हमारे मसलों में सबसे बड़ा मसला इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का बन चुका है। जिस ट्यूबवेल का बिल पहले 1 लाख 2 लाख रुपए आता था, अब वो बिल 5-5 6-6 लाख आ चुके हैं। वो एक आम फार्मर की पेइंग कैपेसिटी से ही बाहर हो चुके हुए हैं। इतने ज्यादा बिल एक फार्मर पे करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। सॉरी, इस टाइम सबसे पहला जो काम करने वाला है
या तो हमें अपने ट्यूबवेल्स को एक पॉलिसी बना के सोलराइजेशन की तरफ ले जाएं हम, कि हम अपने ट्यूबवेल जितने हैं उनको शमसी तवानाई पे मुंतकिल कर दें, या हम एटलीस्ट एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह मैनेज करें और उसके ऊपर जितने भी नाजायज और जालमाना टैक्सेस हैं उनको खत्म करें कि कम से कम किसान उनको पे करने के काबिल हो जाए। इस टाइम मेरे गांव, मेरे देहात के अंदर मेरे किसान की पोजीशन इस कदर माली तौर पे कमजोर हो चुकी है कि वो बेचारा अपने जानवर बेच के वापडा के बिल उतार रहा है। अब जब वो जानवर बेच के बिल उतारेगा तो अगर उसके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हुकूमत होश के नाखून ले और मुझे इस ये मसले बताइएगा को आसिफ फौरी साहब, तौर बिल्कुल हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और ये आप लोगों को खास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है जो नहीं आप लोगों को मिल रही है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन क्या रही है पिछले अदवार में, या फिर ये भी जो गुजरा है ये दौर 16 महीने का, क्या कोऑर्डिनेशन थी आप लोगों की? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। हमारे पास जब जब मेहमान आए उन्होंने बोला है जी कोई काउंसलिंग नहीं है किसानों की, कोई पुरानी 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, हैप्पी सीडर्स इनके पास नहीं है, सब्सिडीज इनको मिलती नहीं है, खाद महंगी, पानी महंगा, बिजली महंगी, बुरी हालत है। तो आप लोग बात करते हैं जाके, जो आपकी पोजीशन है आप उसका कुछ फ़ायदा उठाते हुए जो आपके इख्तियार में है? देखिए, हमारी अक्सर गवर्नमेंट से मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम नहीं करना होता उसकी कमेटी तश्कील दे दी जाती है। हमारे हर मसले पे कमेटी तश्कील दे दी जाती है, कमेटी का नोटिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन कमेटी का कभी तक रिजल्ट नहीं निकला। सरकारी खजाने से अरबों रुपए की सब्सिडियां खाद बनाने वाली कंपनियों को दी जाती हैं, बजाय इसके कि खाद सब्सिडाइज रेट पे मेरे किसान को मिलती। 1500 रुपया फी बैग माफिया ने ब्लैक का नाजायज मुनाफा लिया है खाद के ऊपर। क्या हुकूमत को ये नजर नहीं आ रहा? हुकूमत ने जब एक्शन लेना था तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्शन लिया और डॉलर को कंट्रोल कर लिया। डॉलर तो एक ऐसी कमोडिटी है कि आप उसे जेब में डाल के, ब्रीफ केस में डाल के लेके जा सकते हैं, एक सूटकेस के अंदर उसको मूव कर सकते हैं। खाद के लिए तो आपको एक ट्राला चाहिए, बड़े ट्राले पे खाद मूव कर सकेंगे। आया हमारे इदारे को नहीं पता था कि खाद कहाँ पे ब्लैक स्टोर की जा रही है, कौन सा वो माफिया है जो खाद को स्टोर कर रहा है? बात ये है कि यहाँ पे बहती गंगा में हर किसी ने हाथ धोए और इस मुल्क का किसान, जो इस मुल्क की 65% आबादी है, वो बेचारा दोनों हाथों से इस माफिया के हाथों लुटता रहा। अच्छा, एक चीज़ जो है जोसेफ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू है जो दरपेश है किसानों को भी और फिर ओवरऑल स्टेट को, रियासत को, कि जो फूड सिक्योरिटी है उसका इशू। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इस पर कोई काम हुआ? और अभी हालिया हमने 2 सैलाब बड़े देखे हैं, उसके बाद जो किसानों को मसाइल दरपेश हैं वो क्या आप देख रहे हैं? देखिए, आप बाय रोड कराची से लेके खैबर तक का सफर करें, पाकिस्तान जितना फर्टाइल मुल्क आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे हर चीज काश्त की जा सकती है। हम वो मुल्क बन सकते हैं कि गंदम इंपोर्ट करने की बजाय हर साल हम लाखों टन गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन मामलात पे तो कोई तवज्जो देता ही नहीं है। आज अगर इस मुल्क में खाद कंट्रोल रेट पे इस किसान को दे दी जाती, वापडा के बिल इस कदर रखे जाते कि जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होते, इसी साल हमारे पास इतनी वाफर मिकदार में गंदम होती कि वो हमारी मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के बाद भी वाफर बच जाती, जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये है ना आसिफ साहब, एक्सपोर्ट चीज पहले हो जाती है और हमें वो बाद में मिलती है, और जब मिलती है तो पता लगता है कि जी वो तो इतनी मकदार में बाहर चलेगी कि हमारे लिए बची नहीं है, जो है वो महंगी मिलेगी, दोबारा से इंपोर्ट करना। बिल्कुल, फिर उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। प्याज हो गए, टमाटर, दालें, पता नहीं, हम लोग तो मेरा ख्याल है सभी बाहर से मंगाते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग ना आपका काम है ना मेरा काम है। एक्सपोर्ट को कितना कहाँ तक लिमिट करना है, ना ये आप कर सकते हैं ना ये मैं कर सकता हूँ। कर तो नहीं सकते पर शोर तो कर सकते हैं ना, जो हम कर रहे हैं। ये अरबाबे इख्तियार के हाथ की बात है। पहले वो जब यहाँ से हमारे मुल्क से चीज एक्सपोर्ट करते हैं वो तब पैसे बनाते हैं, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है तब वो कहते हैं अब इसको इंपोर्ट किया जाए, जब चीज इंपोर्ट होती है तब फिर पैसे बनाए जाते हैं।
असल में यहाँ पे मुनाफाखोरी का ऐसा रुझान चल चुका है जिसने हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। क्या हम इतना कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि हमारी एक साल की कितनी जरूरत है और हमने कितनी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी है? यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा सैलाब आता है सब उस पे डाल दिया जाता है। क्लाइमेट चेंज का इस कदर बड़ा चैलेंज है कि अकेला किसान उस चैलेंज से नहीं निपट सकता। हुकूमत को चाहिए कि जो रिसर्च के इदारे हैं उनकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे, उनको इतने फंड दिए जाएं कि वो क्लाइमेट चेंज को लेके नए बीज, नई वैरायटीज लेके आए जो कि इस मौसम, जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उनके खिलाफ उनमें रेजिस्टेंस हो। नहीं तो आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और हमारे पास तो इतना ज़र मुबादला भी नहीं है कि हम बाहर से अपनी अवाम के लिए सारा कुछ मंगवा सकें। अभी भी वक्त है कि ज़राअत को तरजीह दें, इस सेक्टर को फौरी तौर पर अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करके इसके जो मसले मसाइल हैं वो हल करें। हम लोग जो हैं, हम जितने भी किसान हैं, हम वो किसान हैं जो कि ऑन ग्राउंड काम करते हैं, जो कि फील्ड्स में काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे हम हैं। हमारे से बैठ के मुशावरत करें। यहाँ पर होता क्या है, बंद कमरों में बैठ के पॉलिसियां बना दी जाती हैं, वो पॉलिसियां जैसे ही बाहर आती हैं वो पॉलिसियां फेल हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वसीफ साहब। देखिए ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर बात होती भी रही है और हो भी रही है। दुआई की जा सकती है कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए नेक नियति से काम करें। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मसाइल पर बात कर रहे हैं। आप लोगों से भी जो हो सकता है वो करें अपने किसान भाइयों के लिए, यही गुजारिश करेंगे आपसे भी। और अब आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बात कर लेते हैं फैज़ की कि उर्दू अदब के मारूफ शायर, अदीब और मारूफ सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ की 113वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू शायरी का ऐसा बुलंद पाया नाम है जिसकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में सुनाई देती है और दुनिया भर में उर्दू शायरी को पढ़ने और समझने वाले फैज़ अहमद फैज़ की फ़नी अज़मत के कायल हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और अरबी और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की, जिसके बाद फैज़ की कॉलेजेस में उस्ताद रहे। उनको उर्दू और पंजाबी के अलावा अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और रूसी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। क्या बात है। और अगर इनके मशहूर शेरी मजमूओं की बात की जाए तो नुस्खा हाय वफ़ा और नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा और दस्ते तह संग शामिल हैं। और ये सब का मजमुआ नुस्खा हाय वफ़ा है, मतलब सब किताबों को इकट्ठा करके उनके जैसे दीवान एक लफ्ज़ बोलते हैं वो नुस्खा हाय वफ़ा है। और फैज़ कहते हैं ना कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। क्या सुएदार चलने तक का जो सफ़र है वो फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी का है। और फैज़ के मतलब बैसियत सहाफ़ी उनका बड़ा काम है, और लेकिन लोग बहुत कम ये जानते हैं कि फैज़ ने पंजाबी में भी लिखा है और पंजाबी में उनका लिखे हुए सभी आप देखें ना, बताया उसमें हमने कि उनको रूसी ज़बान पे भी अबूर हासिल था, तो अरबी, रूसी, अंग्रेज़ी, उर्दू, उनको सबसे बड़ा रशियन अवार्ड जो है वो भी उनको दिया गया। तो ये भी चलिए हमारी तरफ से उनके लिए दुआएं और सालगिरह हमने उनको मुबारकबाद कहने के लिए छोटा सा ये ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और आज हम लोग ना एक्सरे कर रहे हैं अपनी मईशत का, कोशिश कर रहे हैं हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट ज्वाइन करें, हम तमाम इकोनॉमी रिलेटेड जो मामलात हैं उनको डिस्कस करें। तो वहीं पर टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं तो कहूँगी। बिल्कुल। और ये तो दुनिया, आप सैरिश देखें ना, छोटे ममालिक हैं और उन्होंने टूरिज़्म से अपनी पूरी इंडस्ट्री को चलाया, पूरी इकोनॉमी उनकी चल रही है, पूरा मुल्क उनका चल रहा है। तो पाकिस्तान में तो आपको ठंडे से ठंडा इलाका और गर्म से गर्म रेगिस्तान वो एक ही वक्त में मिलते हैं। सही बात है। तो सिंध की बात करते हैं, जहाँ पर निगरां हुकूमती सेटअप सिंध के टूरिज़्म को लेकर इन दिनों काफ़ी सीरियस ये दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में
अरब शहजादों को शिकार की इजाज़त मिली थी और अब पाकिस्तानी शहजादों के लिए बाकायदा हैवी बाइक रैली का भी इनेकाद किया गया है। सिंध में टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से हैवी बाइक रैली ऐसे वक्त हुई कि जब इलेक्शन की गहमा गहमी भी थी और अब इत्तलात हैं कि सिंध में टूरिज़म को मज़ीद फ़रोग देने के लिए और भी काम किए जा रहे हैं। मुदस्सिर, बिल्कुल, और सिंध में टूरिज़म का फ्यूचर क्या और इससे सिंध को क्या जो माली फ़वाइद है वो हासिल हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सियाहत सिंध अरशद वली मोहम्मद साहब। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। एक बहुत हमने देखा कि बड़ा एक ज़रखेज़ किस्म का हमारा सिंध का इलाका है। निगरान सेटअप का हिस्सा आप हैं। आपके आने से कम सिंध के लोगों को ये पता तो लगा कि सिंध में कोई टूरिज़म डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, वरना इससे पहले तो शायद लोग वाकिफ़ नहीं थे। ये सर सवाल ये है कि सियाहत का फ़रोग क्या हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ में तरजीहात में वो नहीं है? क्यों इतना नेगेटिव ये नेगलेक्टेड सा ये एरिया रहा है? देखिए, ये तो पिछली गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी थी उसके ऊपर मैं तो कोई कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन अब जो आपने देखा होगा ख़ास तौर पे कोविड के बाद जिस तरह दुनिया के अंदर जो सिस्टम चेंज हुए हैं उसमें टूरिज़म जो है ना वो अपनी एक जगह बना गया है। पहले वर्ल्ड वाइड टूरिज़म था तो सही, लेकिन इतना नज़र नहीं आता था। पाकिस्तान के लिए जो है टूरिज़म निहायत ज़रूरी है, इसको रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है लोगों ने, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट भी जो है मेरी टीम की जो पॉलिसीज़ हैं हमने जो बनाई हैं, जो हमने इसके ऊपर इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो ज़रूर उसको ये लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टूरिज़म के साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अटैच्ड होती हैं, चाहे वो कार रेंटल्स हों, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट के अंदर जो जॉब्स हैं। तो इस वक्त जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही है वो यही दे रही है कि जॉब्स नहीं हैं यहाँ पे, जॉब्स की क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो होटल्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी रेट्स जो हैं उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नए होटल्स को लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो होटल्स उसी वक्त नए आएंगे जब यहाँ पे टूरिस्ट का आना ज़्यादा होगा, टूरिस्ट आएगा, टैक्सेस देगा, पे करेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अब लोगों ने भी इसको रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है, और आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह देखिएगा वो ज़रूर हमारी इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। सर, अगर नंबर्स की बात की जाए तो इस वक्त टूरिज्म से सिंध में कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? देखें, जो सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन STDC है, वो एक कॉरपोरेशन है, उसको एक मखसूस ग्रांट मिलती है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो ग्रांट मिलती है वो पूरी नहीं है। अभी हमारी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं फयाज साहब, उनको यही इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें इस सूबे को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें प्रमोट करना है, जिसके लिए हमें हैवी फंडिंग की ज़रूरत होगी। और मैंने कहा है उनको कि अपना केस एक ऐसा बनाएं आने वाली गवर्नमेंट के लिए कि कम से कम हमें 2 से 3 गुना ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जब वो हम ये एक तरह का बिज़नेस है, इसमें जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल ट्रिपल आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो उन्होंने एग्री किया है, और हम इस बजट को बढ़ाएंगे ताकि जो प्रमोशन करनी है हमें साइट्स की भी, और इसी तरह जो हेरिटेज की साइट्स हैं, हेरिटेज को भी अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स का काफ़ी यहाँ पर मसला है, रोडों का मसला है, रिज़ॉर्ट्स का मसला है। तो जब तक आप किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक अवेयरनेस नहीं होगी। अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग नहीं आएंगे, और हमें सिर्फ अपने डोमेस्टिक टूरिज़म के ऊपर नहीं रिलाई करना है, नेशनली भी इसको प्रमोट करना है। तो उसके लिए काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत होगी, जिसका मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इसको तकरीबन एटलीस्ट जो ग्रांट मिलती है। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, ग्रांट तो वो होंगे ना जो हम खर्च कर रहे हैं, हम कमा कितना रहे हैं, इस वक्त जो साइट्स हमारे पास है इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोग आएँ और ठहरें, ना इनके पास कोई मैकेनिज़्म है। अब ये हमने शुरू तो कर दिया है, मैकेनाइज कर दिए हैं रिजॉर्ट्स, 22 रिजॉर्ट्स हैं हमारे, इनको मैकेनाइज कर दिया है। 1-2 रिजॉर्ट पहले सारे लॉस मेकिंग थे, अब उसमें से 2-3 जो है वो प्रॉफिट में आना शुरू हो गए हैं।
जब तक सिस्टम मैकेनाइज नहीं होगा, अकाउंटिंग उनकी प्रॉपर नहीं होगी, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, आपके पास नंबर्स नहीं आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो इस कोई फिगर हमारे पास सामने अवेलेबल नहीं है। और हमने जो टूरिज़म पॉलिसी जो आज तक कभी नहीं थी वो हमने बना दी है, उसके अंदर जो है उसके गए हैं। तो आने वाले वक्तों के अंदर हर चीज़ के नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त अच्छा, मेरे पास कोई इस किस्म की कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो इसके फ़रोग में जो सबसे बड़ी रुकावट आपको नज़र आती है, मैं चाहूँगी कि वो बताइएगा। गोरखिल की बात भी अगर की जाए तो वहाँ सिर्फ एक सरकारी रेस्ट हाउस है। हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों इन नहीं करते हैं? क्यों हम गोरखिल की ज़मीन लीज़ पर नहीं देते हैं? वहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं बनवाते हैं, वहाँ होटल्स नहीं बनवाते हैं? आखिर इतने सालों में गोरखिल को ही क्यों डेवलप हम लोग नहीं उस तरह से कर सके? गोरखिल मेरी प्रायोरिटी के ऊपर नंबर 1 पे है, और पिछले 4-5 महीनों के अंदर जब से हम आए हैं यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर ख़ास काम किया है। गोरखिल्स की मैं आपको अपडेट इस तरह करता चलूँ कि SIFC के अंदर हमने गोरखिल्स के प्लान को इंक्लूड करवाया है, और लास्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो गोरखिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई थी, जिसके पास सिवाय पेपर्स के कुछ भी नहीं था, हमने उस लैंड को जो तकरीबन 284,000 एकर्स की लैंड है वो हमने गोरखिल्स को दिलवा दी है, और SIFC के तहत उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। वहाँ पे जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। गोरखिल्स के टॉप जो है वो तकरीबन 2,800 एकड़ है। उसके ऊपर जो प्रोग्राम है वो यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम वहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनको हम वहाँ इनवाइट करेंगे, और उनको उनके हिसाब से उनको लैंड हम देंगे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, ताकि वो अपने वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाएं और उस इलाके को तरक्की करें। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। आपको पता है मेरिट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किस्म का कोई लीकेज ना हो, किसी किस्म की कोई इसमें किसी को शिकायत ना हो। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो तमाम उस तरह के रास्ते बंद कर दिए जाएं जिससे किसी किस्म का कोई लीकेज हो या कोई खुदा ना खास्ता ये इल्ज़ाम लगे कि जी ये करप्शन हुई है। तो ऑलरेडी हमने काम इस पर शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि करेंगे या प्रोग्राम बनेगा या आगे जाके देखा जाएगा, ऑलरेडी हमने किया है। आने वाले वक्तों में आपको पता लग जाएगा, खबरें आना शुरू हो जाएंगी। बड़ा तेज़ी में काम चल रहा है गोरखिल्स के ऊपर, इसको हम यहाँ का मरी बनाएंगे इंशाल्लाह से इनका। अच्छा अर्शद साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गोरखिल के डेवलपमेंट प्लान पर काम शुरू हो गया है। सर सिक्योरिटी के हवाले से भी आवाम में तशवीश पाई जाती है कि वहाँ सिक्योरिटी के इशूज़ भी हैं, इस हवाले से क्या साथ पे प्लान कर रहे हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है टाइम, ये कम से कम मिनिमम 3 साल तो इसको लगेंगे, क्योंकि वो इलाके में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वो। तो उसके पेपर वर्क को कंप्लीट करके उसके RFPs फ्लोट करके लोगों को देना, ये तो तकरीबन साल तो ये खा जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। तो आप समझें कि इंशाल्लाह अगर आने वाली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जिस पेस के साथ हम काम कर रहे हैं और जिस स्पीड के साथ हम कर रहे हैं उसी स्पीड को इन्होंने कंटिन्यू किया या उसको और तेज़ किया, तो ये 3 से 5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया, गवर्नमेंट खुद करने जाएगी तो ये नहीं होगा। गवर्नमेंट का काम नहीं है इस किस्म की चीज़ों का इस किस्म की काम करने का या बिज़नेस करने का या होटल्स चलाने का या रिजॉर्ट्स बनाने का, ये प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। तो कम से कम आप जहन में रखें 3 से 5 साल तो लगेंगे। जहाँ 70 साल लग गए वहाँ मेरे ख्याल में 3-4 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर एक स्टैंडर्ड अच्छा हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से उस रिजॉर्ट को हम डेवलप करें। अमन व अमान के साथ बता दूं कि हर जगह पे ये इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एक तो हम इसका एक अल्टरनेट रास्ता निकाल रहे हैं जिससे कराची से ख़ास तौर पे जो लोग जाते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो इस वक्त अपने कराची शहर से लेके गोरख के टॉप तक जाने में तकरीबन 7.5 घंटे लग जाते हैं, इस फासले को इंशाल्लाह हम 2 से 2.5 घंटे और कम करेंगे तो आप 4.5 से 5 घंटे के अंदर आप आराम से पहुंच जाएंगे। फजर के टाइम पे अगर आप निकलेंगे तो रात तक आपकी वापसी हो सकेगी। सुपर हाईवे से इसका हमने एक अल्टरनेट रूट आइडेंटिफाई किया है जिसको हमने अपने प्लान में डाल दिया है। अमन व अमान का जो सिलसिला है वो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में पूरा सिंध घूम के आ चुका हूँ, गोरख हिल्स के करीब तक गया हूँ और भी इलाके देखे हैं।
ये एक मेहमान नवाज सूबा वेलकम करते हैं। कच्चे का इलाका है, वो काफ़ी दूर है। किसी आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी टूरिस्ट के साथ कोई बदतमीज़ी हुई हो या कोई किसी किस्म का उसको नुकसान पहुंचाया गया हो या वो कोई शिकायत लेके आया हो। अब तो अगर आप हमारे सोशल मीडिया के पेज पे जाएं, STDC के ऑफिशियल पेज के ऊपर, तो आप देखिएगा वो पेज भी हैक हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर हो गया है। आप उसके पेज के ऊपर जाके देखेंगे तो फ़ॉरेन टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। और आपको पता है फ़ॉरेन टूरिस्ट जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है, उसको तो खाली एक इशारा भी मिल जाए कि जी वो इलाका सेफ़ नहीं है तो वो इस रीजन के करीब से नहीं गुजरता है। हमारे यहाँ जर्मनी से लोग आए हैं, इटली से लोग आए हैं, हमारे यहाँ फारिस से लोग आए हैं। अभी हमने बैंकॉक के अंदर एक अपना STDC का स्टॉल वहाँ के एक ट्रेड फेयर में लगाया था। वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हमारे साथ मैच्योर हुए हैं, वो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में विज़िट करेंगे। बड़ी अच्छी बात तो जितना बयान किया जाता है अमन अमान के हिसाब से ऐसी सूरत हाल नहीं है। फैमिलीज़ जा रही हैं गोरख, जितनों को मैंने पूछा है सब हैं गोरख हिल्स, तो इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे और डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये मामले अच्छा, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक भी बरशद साहब ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से है, तो सिंध की नई सियाहती पॉलिसी क्या होगी, जरा ये भी बता दीजिए। देखें, इसमें हमने तमाम चीज़ों को जो इंटरनेशनल टूरिज़म ऑफ़र करता है वो हमने इसमें डाला है, लेकिन ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। पॉलिसी बननी ज़रूर चाहिए, पहले तो पॉलिसी ही नहीं थी, और अगर पॉलिसी अगर आपने बनानी है तो दैट पॉलिसी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़। वो जब उसके ऊपर अमल दरामद करना आने वाली गवर्नमेंट का काम है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हमारा मुल्क जो है वो हर चीज़ से माला माल है। यहाँ पे साइट्स भी हैं, यहाँ पे मैन पावर भी है, यहाँ पे चीप लेबर भी है, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे हेरिटेज भी है। तो मैंने तमाम चीज़ें इसमें डलवाई हैं, हाउ टू डेवलप द टूरिज़म एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड। तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो खाली मेरे अकेले की नहीं है, मेरे साथ 3 और एक्सपर्ट जो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस टूरिज़म इंडस्ट्री के, जिन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, पूरी दुनिया का उनको एक्सपीरियंस है, उनको भी हमने इसमें तकलीफ़ दी थी कि वो भी अपना इनपुट डालें। तो ये तकरीबन 8 से 9 लोगों का जो एक्सपर्ट हैं टूरिज़म के, उनका चले जी। अरशद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आप जिस तरह सोच रहे हैं वैसे ही चीज़ों को जो पाइपलाइन में मौजूद है उन पर काम भी होकर उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। और अगली आने वाली हुकूमत को असल में तो करना है ना। अब वो आ रहे हैं तो टूरिज़्म के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं। आप गोरख हिल बता रही थी, नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई। आप गए? नहीं, मैं भी नहीं गई। जाना चाहिए वैसे। वो बता रहे हैं कि अगर आप फजर के वक्त निकलेंगे तो आप शाम में 7-8 बजे रात को पहुंच सकते हैं। वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त है और बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ, लेकिन रास्ते अगर कुछ थोड़े से और ज़्यादा अच्छे हो जाएं तो फिर मेरे घर में लोगों के। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक बड़े मज़े के मेहमान से मिलवाने वाली हूँ। बहुत ही क्यूट बच्चा है और इतनी प्यारी बातें करता है। और आप इसको, अगर आप इसका वीलॉग सुनेंगे ना, ये यंगेस्ट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी वीलॉगर है। शिराज इनका नाम है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका सियाचिन जहाँ से इनका ताल्लुक है। और ये अपनी माँ की ज़ुबान में बातें करते हैं कि ये मेरा छोटा बहन है, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ। बड़ी प्यारी बातें करते हैं। इनकी कोई ना कोई मदद करता होगा क्योंकि बच्चा अकेले इस तरह से व्लॉगिंग नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा ज़रा सुनेंगे आप? देखिए, वो अपना जो है वो अपना इलाका जिस तरह से दिखाते हैं, मैंने देखे इनके, वो बड़ा खूबसूरत है। मुझे इतना मज़ा आता है इनकी बातें सुन के। खैर खैफियत से बोलना भी नहीं आता। बहुत से सवालों में खुद से जवाब भी दे रहा है। और कहते हैं मुस्कान को डर भी नहीं लगता। अब व्लॉगिंग करते करते अपनी बहन को आवाज़ें देते हैं कि रुक जाओ, आगे मत जाओ, लेकिन वो नहीं रुक रही। यार बहुत ही क्यूट बच्चा है। तो शराज इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। शराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इतने प्यारे हो कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आपसे जल्दी से बात हो जाए। मुझे बताएं आप कौन सी क्लास से पढ़ते हैं, बल्कि सबको बताएं। और ये वीलॉग्स किसने आपको बनाना सिखाया है? फिर ये वीडियोस देखकर या फिर आप देखते हैं यूट्यूब पर, खुद ही सीख लिया आपने? मैं 1 क्लास में पढ़ते हैं जी। और मैं नाम मोहम्मद शेरा सिंह। मैं बचपन से ही मेरे दिमाग में शौक था वीडियो बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए। अच्छा शिराज साहब को इतने छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, तो ये व्लॉगिंग के लिए कौन आपकी मदद करता है? को अब्बू आपके साथ होते हैं, छोटी बहन मदद करती है, कौन होता है साथ? क्योंकि आप व्लॉग बनाते हैं, बहुत सी रील बड़ी चीज़ें लंबी चौड़ी होती हैं आपकी। मेरी बहन मुस्कान वीडियो बनाते हैं मेरे साथ। मेरे अब्बू हेल्प करता है। अल्लाह, इतनी प्यारी। 1 क्लास में आप पढ़ते हैं और इतनी प्यारी आप बातें करते हैं।
अक्सर आप अपने गाँव की जो लाइफ है ना उसके बारे में आप बहुत बताते हैं शिराज, तो ज़रा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा कि आप गिलगित के कौन से इलाके में रहते हैं, वहाँ की सबसे खूबसूरत हसीन जगह कौन कौन सी हैं, और नए आने वाले जो व्लॉग्स हैं उनमें आपने कहाँ कहाँ जाना है, सब कुछ बता दें आज। जी हमारे यहाँ पहाड़ हैं, बर्फ हैं, पुल हैं, लकड़ी से बनाए पुल हैं, और क्या कहते हैं, और बहुत सारे पानी समंदर में मौजूद हैं, और क्या कहते हैं, और सड़क भी बहुत खूबसूरत हैं। आप भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत हैं, गुस्से भी बहुत खूबसूरत हैं, और दुमसुम भी बहुत खूबसूरत हैं। समंदर भी है ना, समंदर में पानी भी है। समंदर में पानी भी है। अच्छा शिराज, हमने सुना था कि आपके गिलगित में सर्दी बहुत होती है, तो आप जब सुबह वीडियो बनाते हैं तो सर्दी तो बहुत लगती होगी आखिर में, ये सर्दी के बारे में आप बताएं। आपको दिखाता है कि दिखाता हूँ, मैं बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा। मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, मैं हाथ पे करता हूँ, ठीक है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब उम्मीद करते होंगे। अभी मैं अपने गांव में मौजूद हूँ, ये देखो अभी मेरे साथ मामू हुसैन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू हुसैन। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे खेल रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरी बकरी उल्लू बकरी नहीं मिल रहा है ना, वो लेने आ रहा था। अच्छा इतनी प्यारी बातें, इतने प्यारे एक्सप्रेशंस। वो पहाड़ है, और वो क्या है, वो क्या पता नहीं, वो पता नहीं क्या है। ये अंदाज शिराज का सबको इतना पसंद आ रहा है सोशल मीडिया पर कि मैं बता नहीं सकती, कि दिल चाहता है ये बोलते रहे और हम सुनते रहें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये वीडियोस शिराज की आ रही हैं, और मुझे लगता है कि गिलगित के वो इलाके जो शायद टूरिज्म में निगलेक्टेड हैं, वो शिराज की वजह से अब लोग वहाँ पर विजिट करने बिल्कुल शिराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें करते रहे, हम सब सुनते रहेंगे। अब हमें ब्रेक की तरफ जाना। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ और मेहमान होंगे, मजीद कुछ बातें होंगी, वो करें। वेलकम बैक। वैसे मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराने से पहले आप मुझे बताएं, कभी रेडियो पे काम करने का मैंने रेडियो किया है ना, 2 साल रेडियो करता रहा हूँ, और रेडियो ही कहा जाता है कि बोलने की पहली दर्स का। सामईन से आप यानी कि मुखातिब रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं शुरू से नाज़रीन से ही मुखातिब रही हूँ, तो इसलिए मुझे रेडियो और टेलीविजन पे बैठ के रेडियो की बातें करना और ज़्यादा अच्छा लगता है। आज 13 फरवरी है, रेडियो का आलमी दिन है, और इसी दिन की मुनासिबत से हम लोगों ने आज अपने मारूफ कुछ मेहमान हैं जिनको दावत दी है। मेरे साथ आरजे और अदाकार इकबाल शाह मौजूद हैं, हुमैर अनवर साहब मौजूद हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्क्रीन पे भी नज़र आते हैं, FM पे आप इनकी आवाज़ भी सुनते हैं। फिर कनाडा से भी आज हमें बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, अरशद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त के लिए भी। तो जनाब, मालूमात की फराहमी का सबसे ज़बरदस्त किस्म का आज भी मीडियम पूरी दुनिया में रेडियो कहा जाता है, कि आप जहाँ हैं, जिधर हैं, किसी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तब भी, और घर में बैठे अकेले हो तो बड़ा ज़बरदस्त साथी है रेडियो। बहुत, और ट्रैवल करते हुए मैंने तो इसको हमेशा से अपना साथ एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, और इन मेहमानों से भी बात करते हैं। मैं सबसे पहले कि रेडियो से जुड़ना जी, ये और एज ए रेडियो ब्रॉडकास्टर कहलाना कैसा लगता है? अच्छा, बड़ा यूनिक सा एहसास है, क्योंकि इसी वजह ये कि अगर चूँकि मैं टीवी भी करता हूँ साथ साथ और रेडियो भी करता हूँ, लेकिन जो रेडियो का चार्म है ना, एक ज़माने में कहा जाता था कि रेडियो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में एक तासुर क्रिएट किया कि अखबारात ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आई थिंक ये जितने भी मीडियम्स हैं ना, जिसको कलेक्टिवली जाके मिला के मीडिया बनता है, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। और रेडियो ऐसा मीडियम है कि जहाँ से आप अपना बोलने का अंदाज़ अपना, क्योंकि ज़ाहिर है आपको कोई देख नहीं पा रहा वहाँ पे। ये जो अब ट्रेंड आया है कि वहाँ वीडियो लाइव चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, ये पहले ज़माने में नहीं हुआ करता था। जब हमने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड माई करियर लाइक 11-12 ईयर्स अगो रेडियो पे, तो उस टाइम तो ये बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था। और वो जो आवाज़ से कनेक्शन होता है ना एक, वो बड़ा खूबसूरत इम्तजाज होता है कि लोग आपको कनेक्ट करते हैं बिना देखे बिना जाने। और चूँकि मेरा वो लड़कियां जो ऑब्सेशन में आ जाती है ना आवाज़ सुन के, वो जब किसी ने रियल में नजर आए ना कौन है
ये रेडियो का बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये मैंने देखा है लड़कियां ऐसी फैन होती हैं दीवानी, और उनको होता है कि भाई जिसकी आवाज इतनी इम्प्रेसिव है ये सामने आए तो कुछ पता भी चले कि वाकई ओवरऑल इम्प्रेसिव है या नहीं। बहुत बार तो ये होता है फिर ना, बल्कि लोगों का अच्छा आप हैं तो ये बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा ख्याल है कि रेडियो की अपनी जगह एक अहमियत है, जंग में मोहब्बत प्यार हर जगह, तो ये सब बातें हैं अपनी जगह। अच्छा, गुस्सा बताऊं कब आता है? जब रेडियो जो होता है रिप्रेजेंटर, वो बातें करते करते ना एकदम म्यूजिक चला देता है, बात बड़े पते की हो रही होती है, दिल चाहता है कि ये बोले, इसकी बात तो सुने। उधर से आवाज इशारा आ रहा होता है ना, तो म्यूजिक हाँ जी की गाते हैं। अच्छा, ये इस वक्त आप मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था आपने कि आपने रेडियो करना है, या फिर आपने एज अ ब्रॉडकास्टर रेडियो में काम करना है शुरू से? हाँ, मैं टीवी कुकिंग शोज करता था। अच्छा, ठीक है, तो फिर सोचा टूवर्ड्स रेडियो जाया जाए, और पीटीवी पे मैंने कोई माशाल्लाह 400 एपिसोड किए। फिर गए टूवर्ड्स रेडियो, तो सिंध पुलिस से स्टार्ट किया। आप प्रोफेशनल शेफ भी हैं साथ? यस अल्हम्दुलिल्लाह, कराची के 5 स्टार होटल्स में मैंने जबरदस्त रेस्टोरेंट। बेगम आपकी बहुत खुश रहेंगी आपसे। आपको आरजे और एक्टिंग से ही ये शेफ वाला काम, ये तो फिर कब आए हम? ये ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम, जब भी आप आए। सही, तो ये रेडियो का जो बात कर रहे थे, क्यों मतलब रेडियो से कनेक्ट क्यों हुए? मुदस्सिर भाई, आप मेरे ख्याल 88.6 करते हैं? नहीं, 103। अच्छा, नहीं सिंध पुलिस का आप कह रहे थे ना? हाँ, स्टार्टेड फ्रॉम 88.6 किया ना? हाँ सही। देन अब 103 पे लास्ट 5-6 साल से हूँ। बाकी रेडियो का अपना मज़ा, मेरे ख्याल से कोई बाउंड्री नहीं होती, वंस आप स्टार्ट होते हैं तो ये चाहे मोहब्बत प्यार दुनिया का कोई भी बात टॉपिक, तो एक अलग ही उसका मज़ा है, इंटरेस्ट है। एक चीज़ कनेक्ट होती, मैं चाहूँगा उसको कनेक्ट होते, भट्टी साहब से भी हम बात कर लेते, फिर मैं चाहूँगा कि वो जो एक रेडियो के प्रोग्राम का आगाज़ है वो टीवी पे बैठ के मैं से आपसे भट्टी साहब से सबसे करते हैं। भट्टी साहब, आप तो दयारे गैर में वहाँ बैठे भी रेडियो का काम कर रहे हैं, आप तो कहते हैं ना कि घर में बैठ के लोग रेडियो चला रहे हैं इस वक्त, तो ये रेडियो का जो क्रेज़ है, और कहते हैं कि नशा, मैं खुद रेडियो करता हूँ, आज भी हम कहते हैं ये नशा होता है रेडियो का, ये कैसा महसूस होता है? थैंक यू वेरी मच। पहले तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। रेडियो का नशा एक ऐसा नशा है जो सबसे कह लीजिए कि बेहतरीन नशा है। ताल्लुक क्योंकि मेरा रेडियो पाकिस्तान से था, आई वाज प्रोड्यूसर जब मैं पाकिस्तान से आया था, तो यहाँ आके फिर मैंने रेडियो शुरू किया, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के नाम से। सही। और रेडियो की आप अहमियत जो है वो अभी भी उतनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम अभी भी रेडियो ही है, क्योंकि यहाँ तो इन्फॉर्मेशन का बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल। जब आप जैसे कनाडा जैसे शहर में होते हैं, कनाडा जैसे मुल्क में होते हैं, तो यहाँ मौसम का कोई पता नहीं है, तो बेहतरीन आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो रेडियो देता है। और फिर जैसे जैसे लोग इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनको अपनी जुबान से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी मौसीकी से बड़ी मोहब्बत होती है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन, और स्पेशली जब ड्राइविंग में तो बहुत लोग, सारे लोग रेडियो सुनते हैं। भट्टी साहब, एक बात बताइए कि पुराने जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग 30s में 40s में हैं और अपना मुल्क छोड़ के वहाँ पर हैं, बिल्कुल उनको अपने मुल्क से मोहब्बत भी है, ज़ाहिर है मैच्योरिटी का तकाजा भी है, लेकिन ये जो नई पौध आ रही है जो इतना ज़्यादा मोबाइल में घुसी हुई है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्ट करती है, पहले गाड़ी में बैठती है बाद में, उनका रुझान भी उतना है पाकिस्तानियों का, या फिर नहीं, वो बात नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स उतना नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है कि रेगुलरली लोग आ रहे हैं, नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं, तो जो बच्चे भी होंगे जब वो शुरू में आएंगे तो 2-3 साल तो जाहिर सी बात है अब वो इस चीज को समझेंगे, लैंग्वेज है अपनी वो देखेंगे, और फिर जब गाड़ी में बैठते हैं तो पूरी फैमिली होती है, तो फैमिली के सरबरा वालिदा या वालदा, तो वो अगर रेडियो लगाएगा और उर्दू लैंग्वेज और उर्दू मौसीकी होगी तो बच्चे भी सुनेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चे उस तरह से उनको वो शगफ या शौक नहीं है रेडियो का जितना ओवर 30 है। और फिर जब भी प्लानिंग होती है, कुछ चीज देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लिसनर है वो कौन है, ये जनरली इसकी रिसर्च होती है, टारगेट ऑडियंस क्या है उसके मुताबिक होता है। तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ओवर 30 जो है, दे आर द पीपल जो ज्यादा रेडियो सुनते हैं और वो कनेक्ट रहते हैं, पुराने जमाने के गाने उनको याद आते हैं, वो चीज। फिर यहाँ पे टॉक शोज बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की सियासत से बहुत ताल्लुक रहता है लोगों का, तो वो चाहते हैं कि सियासत की बात भी हो, मौसीकी की बात भी हो, अदब की बात भी हो, शायरी भी हो, तो एक प्रोग्राम में सारी चीजें शामिल हो जाती हैं यहाँ पे। सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगा उमैर, जब रेडियो पे आगाज़ करते हैं ना प्रोग्राम का, वैसे आज कुछ
अच्छा, TV वैसे पे बैठ के। वैसे मैं ऑन आप लाइटर चाहेंगे कि नोट वैसे- मेरा लेट नाइट का शो है 12 से 2 हाँ, बजे, वो तो slow इतनी सुबह सुबह उस मिजाज में जाना जरा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल आई कैन ट्राई। मेरा चूंकि बहुत स्लो होता है, मैं जिस तरह टीवी पे बात करता हूँ वो बिल्कुल एक अलग वो है अंदाज, तो यूजुअली लोग रिलेट नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 98.2। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, बस नाम नहीं लूँगा मैं प्रोग्राम का, सदाए जर्स नाम है मेरे प्रोग्राम का, बट देन अगेन थोड़ी सी पॉलिसी मैटर्स हैं तो ज़ाहिर है वो लोग बुरा मानते हैं। सो इस तरह एक तसलसल बन जाता है फिर आपका, उसके बाद फिर आप बात करते जाते हैं कि मेरा तो शेर व शायरी का है तो ज़ाहिर है। हाँ, बहुत चेंज होता है ना, शेर व शायरी पे चल रहे हों, कॉल्स आ रही होती हैं। अच्छा, रात के वक्त लंबी कॉल चला, दिन में ऐसे कॉल काट रहे होते हैं और मिक्स होती हैं और वो वाली कॉल्स आती हैं जो बिला वजह तंग करने वाले होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं वो बहुत कम, वो दिन के टाइम में ज़्यादातर है। अच्छा? रात में बेचारे थोड़े नाकाम आशिक ज़्यादा सुन रहे होते हैं। 1-5 पे कॉल ज़्यादा तंग करने वाले दिन भर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। रेडियो पे थोड़ा कदर कम होता है। ऐसे ही है। अच्छा, जब गानों की फरमाइश चल रही होती है, गज़लों का फरमाइश चल रही होती है, अब मुझे याद है 2004-5 की बात है, रेडियो पाकिस्तान हम विज़िट करने एज ए स्टूडेंट जब गए, बीइंग स्टूडेंट मैथ्स कॉम, तो वहाँ उस वक्त भी वो सारे रिकॉर्ड भी, कैसेट्स भी और सब चीज़ें, रील्स भी, हर चीज़ वैसे वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन अब तो एक क्लिक पे पूरा कंसोल से लेकर आरजे हर चीज़ खुद से चला रहे होते हैं। ये जो रेडियो का एक दम चेंज है, ये समझते हैं कि इससे बेहतर हुआ है या मतलब तो नहीं? आई थिंक बेहतर हुआ है। आप रेडियो को देख लें ना, कि इनफैक्ट अगर मीडिया में किसी चीज़ को भी देख लें, किसी ज़माने में लीनियर एडिटिंग हुआ करती थी, बड़ा मुश्किल काम था, कलर मैच करना, रील्स को साथ चलाना। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ने बहुत आसान कर दिया है। टेक्नोलॉजी के आने के बाद इनफैक्ट यूट्यूब, मैं तो कहूँगा कि अगर आज बंद हो जाए तो आई थिंक हम सबके काम रुक जाएंगे। इनफैक्ट रेडियो का भी काम रुक जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर अब तो यू डोंट हैव टू मेक प्लेलिस्ट, वो लंबी लंबी चौड़ी जो बनाते थे, अगर आप ऑटो लाइव पे डाल देते हैं तो फिर वो एक आध उनको चाहिए होती है, वो बना के रखी होती है उन्होंने। लेकिन वैसे अगर कोई फरमाइश आ जाती है इससे, तो पहले यू हैड टू सर्च द सॉन्ग, फोल्डर्स में जाके वो पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था, बड़ा मुश्किल काम था। अब तो है यूट्यूब है, यू कैन इजीली टाइप और वो सॉन्ग आ जाता है। मुझसे तो कभी भी सिंगल हैंडली नहीं चला, मतलब मैक्सिमम 5-7 मिनट में बैठा हूं, मुझसे कंसोल ये वो, मैं ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे इकबाल आप बताइएगा कि आपका शो किस तरह का है और क्या आप खानों पे भी मशवरे दे रहे हैं या फिर बस दूसरी बातें ही करते हैं? बस मेरा ये कि आई वुड से आजकल सोचता ही नहीं हूँ। शो स्टार्ट हुआ, लगाया हैंडफोन और बस विदाउट सोचे गए, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इकबाल, वी आर लाइव फ्रॉम 103 कराची स्टूडियो। हयात लेके चलो, चाहे कायनात चलो, तो ज़माने को साथ लेके चलो, थैंक यू एवरीवन, इरम, नाजिया, मतलब रैंडमली इस तरह बस बोल रहे होते हैं। तो लोग अगर कॉल्स करते हैं तो क्या पूछते हैं? बिल्कुल, आई वुड से कि मैंने कुकिंग शोज़ बहुत की और आप जानते हैं उसमें औरतों की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कभी गिफ्ट उस तरह नहीं मिले। लेकिन रेडियो शो में लोग गिफ्ट देने के लिए आते हैं। अच्छा, बड़े हाँ, वैसे दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपको एनोनिमस गिफ्ट बहुत आते हैं। ठीक है, जब आप अक्सर होता है शो करके निकले तो बाहर काउंटर पे पड़े रेडियो करना बहुत ज़्यादा साहब की हो गया, मैंने कहा ना। तो आजकल सर ने बात की यूट्यूब की पॉडकास्ट, ये भी एक तरह से रेडियो ही है। एग्जैक्टली, लेकिन वो कैमरा नहीं था तो अलग था कैमरा। हाँ, पॉडकास्ट का मिजाज भी वही है इनफैक्ट, क्योंकि ज़ाहिर है पॉडकास्ट दोबारा रिवाइव हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडियो। और रेडियो जिस तरह पॉपुलैरिटी उसकी दोबारा बढ़ी, एक ज़माना था रेडियो बहुत कम हो गया था, इनफैक्ट टीवी की तरफ आ गए थे आप। इफ यू टॉक अबाउट लाइक 2000 के बाद, 2000 के बाद, तो वो टीवी की भरमार थी, टीवी चैनल्स की पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर रेडियो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब आई थिंक इट हैज़ रिवाइव्ड अगेन, दोबारा वो ट्रेंड चलना शुरू हो गया। इकबाल से तो भी हमने पूछा कि उन्होंने स्टार्ट किया, बस ऐसे ही कर लिया। आपने सोचा था कि आप एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बनेंगे या फिर आप स्क्रीन पे बैठेंगे रेडियो करेंगे, यहाँ पे हादसाती तौर पर ये हो गया? नहीं, मैंने ना 11-12 साल प्रोडक्शन किया है और काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स में आई वाज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर राज टीवी। फिर उसके बाद उससे पहले मैं एक्सप्रेस में था। आई स्टार्टेड माय करियर विद डॉन न्यूज़पेपर्स एज अ राइटर। तो बहुत टिल्ट एंड शिफ्ट होते रहे हैं। फिर आजकल मैं क्रेडिट दूंगा अपने हमारे जो एक्स बॉस थे, आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हैं, आमिर अमीर साहब। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया जब मैं GNN ज्वाइन कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप प्रोड्यूसर नहीं हैं, आप ना आए एज प्रोडक्शन में। तो मैं बड़ा डिसर्ट हो गया। मैंने कहा इंटरव्यू में अगर आपको कोई कह दे आपका कि आप ना आए प्रोडक्शन में, तो मैंने कहा सर इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग आई हैव डन, या मैंने कुछ गलत कहा है?
या मेरा तजर्बा आपको सही नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं आप बहुत हैंडसम स्मार्ट है, आप तो उस पे आ जाएं स्क्रीन पे। तो दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ से मुझे ना अपने करियर का स्टार्ट याद आ गया। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे एक टीवी चैनल था, उसके जो ओनर थे उनकी तरफ से कहा गया कि आप स्क्रीन का फेस नहीं है, आप रिपोर्टिंग करें ना, आपको फील्ड में जाना चाहिए। और अब मैं कभी मुझे मुलाकात होती है ना जब किसी कोलीग से पुराने, तो वो बताते हैं कि वही अब मीटिंग्स में बता रहे होते हैं कि आप उनको देखें कब उन्होंने स्टार्ट किया ऐसे होता है। और मुदस्सिर जो है ना, ये तो मुझे कहते हैं कि मेरे बचपन में आप ना खबरें पढ़ती थी तो आपकी जो उम्र कुछ भूल जाए ना, आपकी उम्र का तकाजा है। अब मैं क्या बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ता था, ये तब ये स्टार एशिया पे खबरें पढ़ती थी। अच्छा नहीं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे शौक बहुत था इंटर की फौरी बाद। बिल्कुल मेरी तरह, आई आल्सो स्टार्टेड वेरी अर्ली। मैंने अपनी एजुकेशन साथ-साथ कंप्लीट की है। अब उम्र का तकाजा इनकी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। नहीं जी, छोटे लगते हैं, छोटे लगते हैं। ये क्या बात है। मैं बड़े साहब से भी बात करते, बट सब यहाँ देखिए, यहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अब 103 खोल रहे हैं, कोई भी रेडियो है, रेडियो पाकिस्तान तो बहरहाल उसमें सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा होता है हर जगह। लेकिन वहाँ कनाडा में बड़ा डिफरेंट है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप जब गाना प्ले कर रहे हैं तो इंडियन या पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो उससे कनेक्ट हो रही है, जिसको उर्दू समझ आ रही है, ये इवन पंजाबी बहुत ज़्यादा वहाँ सुनने वाले हैं वो समझ आ रही है। तो बट साहब ये होता है, आप बिल्कुल लिमिटेड हो गए हैं, महदूद हो गए हैं, वहाँ पर भी कुछ बंदिशें हैं कि ये ख्याल करना है कि ये नहीं बोलना, ये करना है। वहाँ के रेडियो का जब आप गए हैं तो मिजाज क्या है? अच्छा देखें, जो सेंसरशिप होती है वो सेल्फ सेंसरशिप, आपको पता होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि क्या कहना क्या नहीं कहना। अब जाहिर है पाकिस्तान की तरह तो यहाँ पे मसला नहीं है, हम बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन जो इखलाक के दायरे में रहते हुए जो अच्छी बात हो उसको, और यहाँ बहुत लिसनिंग है, ऐसा नहीं कि महदूद है, मतलब बहुत ज़्यादा लिसनर्स होते हैं यहाँ पे भी, और लाखों की तादाद में यहाँ पे साउथ एशियन रहते हैं, पंजाबी भी हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी उर्दू समझते हैं, अफगानी उर्दू पंजाबी समझते हैं। मैं उर्दू पंजाबी सराइकी तीनों ज़ुबानों में बात करता हूँ, इंग्लिश एडिड हो जाती है कभी ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज लिस्टर रेडियो की यहाँ बहुत लिस्टनशिप है और सारा बिजनेस जो है। मैं बार बार कनाडा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ना इंडियन जो पंजाबीज है ना उनसे बहुत सुना है कनाडा, तो मुझे क्या बताएगा कि पंजाबी में भी आप लोग करते हैं, वो लोग बहुत सुनते होंगे क्योंकि वो तो एक अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे, उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी आगे निकल गई है। बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अब यहाँ पे जो पंजाबी प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा, इंडियंस के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, हमारे उनके तनासुब से इस हैं, हमारे चैनल्स या हमारे प्रोग्राम्स हैं वो कम है। 2-3 प्रोग्राम है जो रेगुलरली, मतलब मेरा 3 घंटे का एवरीडे प्रोग्राम होता है, इस तरह 2-3 और प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं, लेकिन वो उनके प्रोग्राम ज़्यादा हैं, इंडियन भी ज़्यादा हैं और पंजाबी सिखों के भी प्रोग्राम ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम लोगों तक बिजनेस पहुंचाने का वो रेडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, और मैं इस वक्त हम लोग ना एक ही फील्ड के तकरीबन लोग बैठे हुए, तो इतनी बातें याद आ रही हैं मुझे, अपना वो वक्त याद आ गया जब मैंने पंजाब टीवी में पंजाबी में खबरें पढ़ी हैं, पंजाबी में भी खबरें पढ़ी हैं, तो उसका एक अपना ही मजा होता था। तो खैर अभी भी कभी कभी मुझे कोई गेस्ट ऐसा मिल जाए तो मैं छोड़ती नहीं, उससे अपनी जुबान में जरूर बात करती हूँ, और मुदस्सिर और मैं तो करते ही हैं। बिल्कुल। और उमैर में एक चीज़, उमैर आपसे ये जानना चाहूँगा कि तो देखिए विद द पास्ट ऑफ टाइम मॉडर्न यहाँ भी हुआ है, चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना कि जब इतना फ्लो आ गया ना इसका इंफॉर्मेशन का, न्यूज़पेपर अभी भी आज हमारे सामने पड़ा है, अहमियत ज़रूर है, लेकिन वो जब इतने सोर्स हो गए हैं, इतना फ्लो है, रेडियो क्या आप समझते हैं कि उसमें क्या जिद्दत मज़ीद आनी चाहिए और आ रही है कि कनेक्ट रहे, ये ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने देखा है फ्लॉप पे, CDs, VCR, हर चीज़ हमने अपने सामने ख़त्म होती बिल्कुल देखी है, आती भी हमने अपने जनरेशन में देखी है, CDs को जाते भी देखा है। लकी वंस के हमने ये ट्रांजिशनल फेज देखा है। अच्छा, रेडियो की जहाँ तक बात आप करें ना मुदस्सिर कि उसमें ये है कि जहाँ तक जिद्दत की बात थी तो ये कुछ अर्सा पहले भी रियलाइज़ किया चैनल्स ने कि हमें कुछ ना कुछ अलग करना है, तो ये जो लाइव अब ब्रॉडकास्ट करते हैं ना ड्यूरिंग द शो, ये ट्रेंड एक चल पड़ा। इसके बाद ऑडियंस मजीद एंगेज होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो ज़ाहिर है एक कन्वेंशनल तरीका था कि आप रेडियो पे आके शो करके चले जाएं, आपका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा, और इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि जब रेडियो प्रेजेंटेटिव्स के लोग मिलने आए हैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुए देख के कि हम तो जिस आवाज़ को जानते थे या मोहब्बत ही हमें, वो आगे से कुछ और ही निकला है। ठीक है, तो ये जिद्दत आने के बाद इनफैक्ट अब लोग ज़्यादा कनेक्ट होने लगे क्योंकि दे कैन सी देयर RJs और सुनते भी हैं, देखते भी हैं जाके। प्रॉब्लम पे ना ट्रेजेडी पे बहुत ड्रामे भी बने हुए हैं, बहुत ड्रामे बने हैं, एग्जैक्टली, कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुआ करती थी वैसे। बिल्कुल। अच्छा, ये हम सदाकारी, मैंने वैसे इस पे बहुत से रिश्ते होते भी देखे मैं आपको बाद में। अच्छा, सदाकारी की बात हो रही है तो बेहतरीन सदाकार
आवाज़ और अगर लबो लहजे के लिए कहा जाए तो मशहूर एंकर मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन साहब, जिनको मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बानों में लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी हो या तारीख़ के हवाला जात, उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हम उनसे बहुत सीखते हैं। जिन लोगों ने ज़िया मोहिउद्दीन को सुना, पढ़ा या देखा, वो उनकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हुए बगैर नहीं रह सकते थे। आवाज़ और उनका अंदाज़ क्या खूबसूरत, और हम देखते हैं ना सदाकार हैं, और जब भी तो कोई भी पूछेगा कि यार कौन, तो हम कहते हैं सर फैज़ ज़िया मोहिउद्दीन साहब, फिर हम शुजात हाशमी साहब की बात करते हैं, आबिद अली साहब की बात कर रहे हैं, तलत हुसैन साहब की बात कर रहे होते हैं। मतलब कराची हो या लाहौर हो, बल्कि मैंने कुछ ऑडियोज़ में मोहम्मद अली साहब को, क्योंकि वो भी रेडियो पाकिस्तान से थे, उनकी वो सुनी, और पूरी एक डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था तो उनकी सदा मैंने कहा यार कितनी आवाज़ का एक लफ्ज़ जो है अकेडमी का दर्जा ये शख्सियात रखती हैं, और ये हमेशा अगर हम इनको सुनेंगे कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब मैं आपसे एक बात ये करना चाह रही थी मैं कि मैंने ये देखा है कि अब जो हमारे आरजेस आ रहे हैं या फिर जो यंग जनरेशन है, वो उसको बैठने का तो बहुत शौक है एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, भले रेडियो भले टीवी हो, लेकिन वो अपने तलफ़्फ़ुज़ पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो उर्दू ठीक नहीं बोलते हैं लेकिन वो बोलते हैं, और वो बैठे भी हुए हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों लोगों ने सीखना छोड़ दिया है। नहीं, सही कह रही हैं आप। ये एक इख्तलाफ हमें भी बहुत ज़्यादा अब है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्चे हमारे पास आते हैं दे वांट टू डू समथिंग न्यू, लेकिन उनको ना पढ़ने का रुझान उनमें है और ना ही सीखने का रुझान उनमें। और अगर आप कोई उनको बात बता दें कि बेटा इस तरह नहीं इस तरह हो रहा है, तो आई थिंक दे गेट ऑफेंडेड और वो बुरा मान जाते हैं। तो आई थिंक सीखने की कोई स्टेज नहीं है। हमारे उस्ताद, इनफैक्ट मेरे बहुत से टीचर है मीडिया में, आमिर अहमद खान हैं और बहुत बड़े प्रोमिनेंट नाम है जिन्होंने हमें सिखाया। आज भी वो अगर हमें डांट देते हैं, किसी बात पे टोक देते हैं, तो हम दोबारा वो अपनी पूरी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते कि दोबारा करेंगे। नहीं, वो असल में यंग जो है वो बड़े टैलेंटेड हैं, नो डाउट काम करें, लेकिन वो इसलिए वो कर जाते हैं, वो कहते हैं अगर आप इतने होते तो अब यहाँ घूम रहे होते महाराज। लेकिन जो है उस्ताद वो कुछ भी कोई सिखा रहा है, कोई एक लफ्ज़ भी, तो यकीनी तौर पर सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत करके उसको सही करके सीख चुका है और आपको बता रहा है कि ये गलत ना करो आइंदा। Exactly. अच्छा, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, भट्टी साहब, मुझे कनाडा, मुझे जल्दी से कुछ खास एक मैसेज जो कि स्पेशल दिन के मौके पे आप देना चाहें रेडियो रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कह सकते हैं। अब रेडियो के हवाले से तो अभी भी आप देखें पूरी दुनिया में इससे बेहतर मीडियम, स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम नहीं है। अभी बात हो रही थी जो नए लोग आए हैं तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रेडियो ऐसी ज़बरदस्त मीडियम है कि आप अपनी शक्ल के बगैर अपने स्ट्रेसेस पाजेस से एक चीज़ को बनाते हैं, उसको पेश करते हैं। तो जो लोग भी सीखना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि अपने स्ट्रेसेस पाजेस और तलफ़्फ़ुज़ पे जो है बहुत गौर करें। और प्लस रेडियो अब बिल्कुल चेंज हो गया है, पॉडकास्ट के बाद और डिजिटल चीज़ों के बाद अभी एक डिफरेंट मीडियम है, अभी ऑडियो विजुअल हो गया है, और पूरी दुनिया में रेडियो अभी तक जो है बहुत ही मकबूल है और बहुत ही इफेक्टिव है। और आज के दिन से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आई एम प्राउड टू बी अ ब्रॉडकास्टर। जो लोग ब्रॉडकास्ट हैं वो फ़ख्र करते हैं, और हम भी आज के दिन के हवाले से फ़ख्र करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में हम हैं, बहुत अच्छा लगता है। और माइक के आगे एक ब्रॉडकास्टर को बिठा दें, उसे 4 घंटे भी बिठाते रहे, वो गुफ्तगू करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमें भी मालूम नहीं हुआ इतने लोगों को, 6 लोग जो थे हो गए ना, 4 इधर और हमारे साथ आप भट्टी साहब वहाँ से कनाडा से, बल्कि कनाडा से। इकबाल, आप क्या मैसेज देंगे? बस आई वुड से कि जो आप करना चाहें कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, शादोआबाद रहें, और मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। क्या बात है, वाह, क्या बात है, यही बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हो रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का, और रेडियो जब भी, अब मैं तो खैर निकलूँगा तो गाड़ी में रेडियो ऑन होता है जी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। इकबाल, आपका भी शुक्रिया। मुझे मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए। कराची का मौसम बड़ा सुहाना है, तो मुदस्सिर को भी रेडियो सुन के मज़ा बहुत आने वाला है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।